नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में मैं आज कहानी की शुरुआत हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका, कहानीकार, उपन्यासकार, पद्मश्री से सम्मानित शिवानी की कहानी से करूँगी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरव पंत था, किंतु ये शिवानी नाम से लेखन किया करती थी। शिवानी द्वारा लिखी सती एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने नारी के अनेक रूप दिखाए हैं। लेखिका स्वयं ट्रेन में सफ़र करते हुए किस तरह अपनी महिला सहयात्री द्वारा ठगी का शिकार हो जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं और एक, जैसा कि मैंने नाम से अनुमान लगा लिया था, कि महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी तक आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडाल देखकर मैंने अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वो अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटखट उतर गए। नकुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृश्य से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, ना सहयात्रियों के उपलम्ब की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपना वृहत्कार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुन चुन कर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वह प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर ये तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक के रस में डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपने बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उसके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोलकर वो बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती थी, फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उसकी सलवार कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रोब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बनी खादी का ही खुरदरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली में लपेटकर छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या विधवा, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाती हैं, पति की कमीज के बटन टाँगते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वो हाथ नहीं हैं जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल काली की दरारों से मलिन कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक था। उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दे दिया।
वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थीं। हाल में ही विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्पभाषी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ में मराठी पत्रिका को पढ़ती वे स्वयं कभी मुस्कुराती जाती थी या कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक के सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे लाल रंग पर लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बंधा गया जूड़ा ईड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में था दुहड़ी लड़का मंगलसूत्र, जिसे भी वे अभ्यासवश बार बार दांतों से दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल विनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थीं। वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थीं। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें 4 होती ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक उसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ ये महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेत से बनी एक छोटी सी कटोरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओह, लगता था गाड़ी ही छूट जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फुट 10.5 इंच, टू बी एडजस्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, ये अच्छा है कि डिब्बे में आज कोई हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुझे पुरुष मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर रूखे उत्तरों से 2-3 चांटे धर दिए। महाराष्ट्रीय महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा से सद्ध वैधव का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे शरीर, कसे शरीर की लावण्यमयी गौतयौना थी। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भात ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांश मीन्स तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी दे सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का, जिसे इन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं छूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया था। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगती, कभी अपनी सूपनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या आप अब अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा?
महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बेन। मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ कर ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफार्म सुंघा सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि हम उन्हें शांति से पड़ा रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी उसे गंभीर भाषण की गोला भारी झाड़ने लगी, जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो गई है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी ऐसा बचपना कर बैठती है। इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल में ही मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो क्या आज यह देह 3 दुखियों के काम आ सकती थी? पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही, अब गिरी बहनों के आश्रम की देखभाल करती हूँ। ना बेन ना। मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की कोशिश की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी पर नानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिच को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी के लिए लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही चिता स्वयं धू धू कर जल उठी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी। पता नहीं किस धुन में मैं आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुँह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिकाल का टुकड़ा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उधद में गोता लगाने को छोड़ मैं टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल गुसलखाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुंद गए। अजीब औरत है। आप क्या सोचती हैं, सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाले कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरते। वह हंसकर बोली, हमको तो इसका एक स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसी सती फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खादीदारी महिला ने बड़ी गंभीरता से कहा। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से ज्यादा है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी है, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने ही में मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेल गाड़ी वन ग्राम नदी नाले पुल कूदती फांती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे से यात्री को भी भूख लग जाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर की धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगी। ईश्वर ने यह 6 फुट 10.5 इंच का दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया।
वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों से घूरते चकते पकड़ लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौरियाँ थीं, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठूस ठूस कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं लगता, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांकी थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तेदानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्त के कई तार और मंद्र सप्तक के डकार ले हाथ मुंह धोकर मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। हाय, यह मेरी नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान का और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। इसी शहीदाना अदा से हम दोनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। न जाणू जानकी नाथे, नाथे सवारे शू थवानू छे। मदालसा ने गुजराती में एक लाइन गाई और हंसकर पूछा, समझिए इसका अर्थ? जानकी नाथ भी नहीं जान सकते थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है कि उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। बेन, बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट। और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उनकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी नहीं आई थी। और सपने, कभी लगता था जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद अंगूठियाँ के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कितना चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उधद में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही थी। हमारे प्यारे सपने, इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे? पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम लहर ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्सा, मिसेज विनोदकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा आया। हाँ ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने मैं स्वयं लट्टू सी घूम रही थी। कभी मैं जी में आ रहा था कि जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उसको खाते ही गहरी नींद आती है, जो कभी कभी दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है, बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं। 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास वापसी का टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने को।
वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी मनपसंद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।